जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज का वीडियो सुनने के बाद यदि आपको अपने उन रिश्तेदारों की याद आ जाए जो आपके कितना ही बड़ा अचीव कर लेने के बाद भी बस आपका कुछ बुरा ही ढूंढते रहते हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। भाई, रिश्तेदार क्या होते हैं? आप 5 सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं, 4 सब्जेक्ट में आपके 90+ आए हैं, लेकिन उस एक सब्जेक्ट में जिसमें आपके 60% आए हैं, फर्स्ट डिवीजन आए हैं लेकिन 60 आए हैं, वो रिश्तेदार उन 4 सब्जेक्ट को छोड़कर सिर्फ आपके उस एक सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे सभी के कुछ ना कुछ तो होते ही है ना, मतलब जिनको आपकी सिर्फ बुराई ही दिखती है, और खुद के बच्चों की बुराई में भी उनको इतनी अच्छाई दिखती है कि उनको लगता है कि अरे ये तो मतलब आहा। तो यहाँ पे आज के वीडियो में अगर आपको अपने रिश्तेदारों की याद आ जाए तो कृपा करके भैया हमें गाली मत दीजिएगा, क्योंकि आज जो भी कुछ चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उन्हें सुनकर आपको कुछ हद तक वैसा ही लगेगा। भाई, 2 तरह की रिपोर्ट्स हैं जो कि अभी सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि भारत की जो जीडीपी है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पर अगर कोई इंसान मुझे गणित समझाने वाला है कि अरे पहले माइनस में गई थी फिर प्लस में आ रही, रिजल्टेंट में तो 4% डाउन ही है, तो भैया ऐसा है, अगर नीचे गिरे हो उठने की शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करोगे ही ना। और उठने की शुरुआत में अगर तुम किसी पॉइंट पे कुएं की बाउंड्री से नीचे भी रह जाते हो तब भी कम से कम बढ़ तो ऊपर की तरफ ही रहे हो। तो कुएं के मेंढक ना बनो कि कोई ऊपर जा रहा है तो टांग पकड़ के नीचे खींचो, सुनो शांति से। पहली बात तो ये हो गई कि जीडीपी बढ़िया जा रही है। दूसरी, टीकाकरण की बात। लेकिन अगर हम इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये समझें कि भाई आपको अब किस बारे में बात करनी चाहिए जिससे कि हम भारत की बुराई कर सकें, तो आपको दिखेगा कि भैया तालिबान क्योंकि अभी एक ऐसा मुद्दा चल रहा है जिसके ऊपर आप किसी की भी मटकी फोड़ सकते हो, और यही चीज़ इस समय हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग कर रहे हैं। अब हुआ दरअसल ये है कि भारत जो है, अब भाई अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की आवश्यकता ना रखते हुए भारत क्या कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि तालिबान के साथ अगर इन केस हमें काम करना भी पड़ा तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब भाई, रास्ते तलाशना तो देखिए इंसान का काम होता है, अगर नहीं मिलेंगे तो नरेंद्र मोदी ने तो बोल ही दिया था कि भाई आतंक की सत्ता काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाती। ठीक है, वो भी हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर ये आ रहा है कि आखिर क्या है, क्यों है कि भारत की अच्छी चीज़ों की तारीफ ना करके भारत की उन चीज़ों के लिए बोला जा रहा है जिसमें कि अभी कोई भी चीज़ प्रूव नहीं हुई है। अब बात दरअसल ये हुई है कि भाई एक आर्टिकल है, अनुपम कुमार सिंह जी ने लिखा है ऑफ इंडिया के लिए, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी विश्लेषण में बताया है कि किस प्रकार से रवीश कुमार जी यहाँ पर अपना एक एजेंडा पेडल करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ रवीश कुमार के गिरोह के तथाकथित पत्रकारगण ये आरोप लगाते हुए हंगामा मचाए हुए हैं कि मीडिया में तालिबान की बातें क्यों हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद रवीश कुमार फेसबुक के जरिए तालिबान का रट्टा लगा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई है कि केंद्रीय विदेश मंत्रालय तालिबान से आखिर क्यों बात कर रहा है, और साथ ही भविष्यवाणी करी कि गोदी मीडिया तालिबान का स्वागत करेगी। ध्यान दीजिए, ये वही तालिबान है जिसने रवीश कुमार के ही गिरोह के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की क्रूर तरीके से हत्या कर दी थी, जिसके बाद इन सब ने मिलकर हिंदुओं को निशाना बनाया था। जिस तालिबान ने ये सब किया उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा गया था, उल्टा हिंदू आतंकवाद की बातें कही गई थी। भले ही तालिबान क्या कुछ बोलकर न जाने लोगों की कितने ही लोगों की हत्या करता रहता है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय के बयान को देखें तो स्पष्ट होता है कि भारत नहीं गया था तालिबान से बात करने के लिए, बल्कि तालिबान के निवेदन पर यह बातचीत हुई है। और क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ जो भी हिंदू और सिख हैं, जो भी भारतीय बचे हुए हैं, उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत आने में परेशानी ना हो, इसलिए ये बातचीत हुई। अफगानिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो, इसलिए ये बातचीत हुई। यानी अगर सरकार अपने देश की जनता के हित व सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाती है तो इससे भी रवीश कुमार को दिक्कत होती है। लाशों पर राजनीति करने वाला यही गिरोह तब मोदी सरकार को गाली देते नहीं थकेगा अगर अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को कोई नुकसान पहुंचे। भारत सरकार ने बस अपने दायित्व का निर्वहन किया है। याद कीजिए, 1990 में कुवैत में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को गले लगाया था। जाहिर सी बात है, लेकिन रवीश कुमार को सिर्फ प्रोपेगेंडा का जहर बोना है। उन्होंने पूछा है कि भाई तालिबान के बारे में बात क्यों की जा रही है। असल में वो जानते हैं कि सोशल मीडिया की इस दुनिया में तालिबान की एक एक करतूत लोगों को पता चल रही है। पुरुषों से रेप को लेकर, महिलाओं की तस्करी, अमेरिकी नागरिकों की हेलीकॉप्टर से लटक कर मार डालने वाली बातें और बच्चियों तक के अपहरण के कई वीडियोस लोगों के सामने इस्लामी कट्टरवाद की इस समय पोल खोल रहे हैं। इसलिए रवीश चिंतित हैं कि कहीं इस्लामी आतंकवाद के इस मुद्दे से उनका प्रोपेगेंडा ध्वस्त ना हो जाए। जबरन जय श्री राम बुलवाने से लेकर हिंदू आतंकवाद तक की झूठी बातें बेनकाब ना हो जाएं। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि भारत के लोग कुएं के मेंढक बने रहें और देश दुनिया के बारे में न जानें। रवीश कुमार इस बात से भी चिंतित हैं कि भाजपा नेता तालिबान को आतंकी आखिर क्यों कह रहे हैं। तालिबान की छवि चमकाने का एनडीटीवी ने तो जैसे ठेका ही लेके रखा है, लेकिन यही रवीश कुमार अब कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की सशक्त लड़ाई का जिक्र तक नहीं कर रहे।
इसका कारण यह है कि भारत को पिछले सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त करते हुए 31 अगस्त को उसने एक दिन में 1.30 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया। इससे कुछ ही दिन पहले एक दिन में 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ था। उससे पहले एक दिन में 80 लाख लोगों को टीकाकरण का रिकॉर्ड बना था। अब आंकड़े तो सच बोलते हैं, पर सच तो रवीश कुमार सुनना तक पसंद नहीं करते। लोगों को बताने की बात तो बहुत दूर है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि किस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार दुनिया का सबसे बड़ा और व्यापक टीकाकरण चला रही है। अब वो गोदी मीडिया और आईटी सेल की रट भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये आंकड़े भाजपा के नहीं हैं, बल्कि WHO ने इसके लिए भारत की तारीफ भी करी है। ये वही रवीश कुमार हैं जिन्होंने कोरोना टीके के दाम को लेकर सरकार पर छींटाकशी करी थी। इसलिए ये बात बता दें, ये बहुत ज़रूरी तरीके से बताना है कि सुदूर गांव तक के लोगों का मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है और इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा। जून 2021 में रवीश कुमार ने सवाल दागा था कि वैक्सीन के लिए समय पर ऑर्डर क्यों नहीं दिए गए। उन्होंने मोदी सरकार को छपास रोग का शिकार तक करार दिया था और देश में वैक्सीन की कमी का नैरेटिव आगे बढ़ाया था। उसी महीने उन्होंने ये भी कहा था कि जिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहकर प्रचारित किया जा रहा था, उसकी पोल खुल गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि वो टीका बनाने वाले वैज्ञानिकों का नाम नहीं ले रहे, जबकि सच्चाई ये है कि वैक्सीन के निर्माण के समय ही पीएम मोदी अहमदाबाद और हैदराबाद गए थे। वह सीरम के अलावा भारत बायोटेक के लैब का भी निरीक्षण करके आए थे। इसके अलावा रवीश अर्थव्यवस्था पर भी चुप है। मई 2021 में उन्होंने महंगाई बढ़ने व अर्थव्यवस्था गिरने के आरोप पीएम मोदी पर मढ़े थे, जबकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना व लॉकडाउन के कारण गिर रही थी। तो उसका ठीकरा भी रवीश कुमार ने मोदी सरकार के ऊपर ही फोड़ा था। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और जो बिजनेस में है उन्हें सच्चाई मालूम है। उन्होंने थाली बजवाने और सेना द्वारा डॉक्टरों को सम्मान करने पर भी तंज कसा था। अब रवीश कुमार अर्थव्यवस्था पर चुप हैं। इसका कारण ये है कि इसका कारण अप्रैल से जून 2021 के दौरान, यानी मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP का ग्रोथ रेट 20% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण देश की GDP में गिरावट दर्ज करी गई थी, लेकिन अब इसमें सुधार देखने को मिला है और 20.1% की बढ़त इसमें दर्ज भी करी गई है। असली बात तो यह है कि रवीश कुमार को पहले तालिबान की क्रूरता भारत की जनता के सामने छिपानी थी। अब उन्हें GDP विकास दर और कोरोना टीकाकरण पर मोदी सरकार की उपलब्धियों से जनता का ध्यान भटकाना है। इसलिए तालिबान की आलोचना हो तो वो अर्थव्यवस्था व वैक्सीनेशन की बात करते हैं, और जब अर्थव्यवस्था व वैक्सीनेशन को लेकर उनका प्रोपेगेंडा ध्वस्त होता है तो वो तालिबान रटते हुए नजर आते हैं, जबकि एक समय पर वो ही इन गोलियों को लानतें भेजते हुए नजर आ रहे थे। ये बात सभी के सामने स्पष्ट रूप से आ गई थी। अब देखिए, जनता जनार्दन है और वो जानती है कि कौन कितने पानी में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रोपेगेंडा तो प्रोपेगेंडा है और आप प्रोपेगेंडा चला रहे हो। इसका मतलब कुछ लोग हैं जो कि अभी भी आपके प्रोपेगेंडा में विश्वास जरूर रखे हुए हैं। बहरहाल, अब लोग समझदार हो चुके हैं, चीज़ों को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, और जो चीज़ें भारत में हो रही हैं इस समय, वो सभी चीज़ें हर कोई इंसान अपनी खुली आंखों से देख रहा है, ना कि बंद आंखों से। क्योंकि जिस प्रकार से टीकाकरण का अभियान चल रहा है, जिस प्रकार से लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है, वो विश्व में कहीं भी संभव नहीं हो सकता था इतने बड़े स्केल पर। CNN की हम बात करते हैं, वो तो एक समय पर ये तक कह रहे थे कि भारत जैसे गरीब देश को इस प्रकार के सपने नहीं संजोने चाहिए। अब उस चीज़ का अगर कोई मुंह तोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है सवाल तो किए ही जाएंगे, लेकिन सवाल कोई नहीं करेगा। सवाल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सवाल करना उनके लिए अड़चने पैदा कर सकता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको इस बारे में कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।